हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अजब खान और आप देख रहे हैं बीएस एनेस्थीसिया। आज हमारा टॉपिक है एंटीकोगुलेंट फार्माकोलॉजी का एक चैप्टर है, उसमें टॉपिक है एंटीकोगुलेंट का मतलब क्या है। इसका मतलब है जो हमारे पास कोगुलेशन मैकेनिज़्म को ख़त्म करेगा, उसको स्टॉप करेगा, क्योंकि कोगुलेशन का मतलब है ब्लड क्लॉटिंग और ये एंटीकोगुलेंट है। जो एंटी इसके साथ है ना, इसका मतलब ये कोगुलेशन के खिलाफ जो है ये काम करेगा, मतलब ये एंटीकोगुलेंट है। कोगुलेशन में हमारे पास क्या आता है, कोगुलेशन में हमारे पास जो है ना, जो क्लॉटिंग फैक्टर है ना, क्लॉटिंग फैक्टर वो काम करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, हमारे पास कोगुलेशन का मैकेनिज़्म करते हैं। ठीक है, तो ये एंटी है तो ये इसके खिलाफ काम करेगा। ठीक है, मतलब एंटी कोगुलेंट है तो हमारे साथ क्या करेगा, कोगुलेशन मैकेनिज़्म को ख़त्म करेगा। ठीक है ना। तो कोगुलेशन कैसे आता है, मतलब हम क्या कह सकते हैं कोगुलेशन क्या करता है, विच अलाउ ब्लड टू क्लॉट। ठीक है, ये हमारे पास कोगुलेशन होता है। और एंटी कोगुलेशन क्या होगा, एंटी कोगुलेंट। ठीक है, ये इसका उल्टा होगा। इसमें हमारे पास क्या होगा, विच इनहिबिट। देखे ना, इसमें इनहिबिट आएगा, इनहिबिट क्लॉटिंग। तो हमारा कंसेप्ट क्या बना, इधर ये एक कंसेप्ट है। एक जो है ना कोगुलेशन है और दूसरा जो है ना एंटी कोगुलेशन है, या एंटी कोगुलेंट है या कोगुलेशन। मतलब एंटी कोगुलेंट कोगुलेशन के खिलाफ काम, जो ब्लड क्लॉटिंग होगा उसके खिलाफ जो है ना हमारे साथ क्या होगा, काम करेगा। क्या करेगा, मतलब क्लॉटिंग को ख़त्म करने वाली चीज़ जो है ना वो एंटी कोगुलेंट हमारे पास होगा, तो उससे ही हो सकता है। अब हम थोड़ा सा मैकेनिज़्म के बारे में पढ़ते हैं, चलते हैं कि हमारे साथ जो है ना कोगुलेशन होता क्यों है, मतलब क्लॉटिंग का क्या सीन है हमारे पास। इसलिए हम जर्नी एक वो मैकेनिज़्म करते हैं। हमारे पास एक ब्लड वेसल्स है ना, फॉर एग्जांपल ब्लड वेसल है, इसमें हमारे पास क्या होता है, एक चीज़ ये ऑब्जेक्ट आ जाती है, एक ऑब्जेक्ट आ जाती है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इधर लग जाती है। ब्लड वेसल्स में क्या होता है, ये क्या है, ब्लड वेसल्स है। ठीक है, एक चीज़ आती है, इधर कट लग जाती है ब्लड वेसल्स में। ठीक है ना, हमारे साथ। ठीक है, हम जल्दी जल्दी बनाए। अब देखिए हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल्स है। ठीक है, अब ब्लड वेसल्स जो हमारे पास है ना, इसमें एक चीज़ है, एक ऑब्जेक्ट आ गई, ब्लड वेसल को लग गई। ठीक है, इधर लग गई, तो फिर हमारे पास क्या होगा, इंट्रिंसिक, जो हमने पढ़े थे एफएससी में इससे पहले सेमेस्टर में, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवेज के बारे में हमने पढ़ा था, जो हमारे पास क्या करता है, कोगुलेशन का मैकेनिज़्म करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास तो क्या होगा, इसमें हमारे पास ये होगा ना कि ये हमारे पास कोगुलेशन करेगा। अब इधर जो है ना ऑब्जेक्ट लगी ब्लड वेसल्स में, तो हमारे पास जो है ना क्लॉटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ठीक है, क्लॉटिंग का प्रोसेस जो है ना वो स्टार्ट होकर क्लॉटिंग बन जाती है। इधर से तो एक्सटर्नल वाला क्लॉटिंग तो हो गई, लेकिन अंदर से थोड़ा सा क्लॉट जमा हो जाता है ब्लड वेसल्स में। ठीक है, अब ये मसला है, ये जो है ना थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है। इधर जो क्लॉट बन गई है ना हमारे पास ब्लड वेसल्स के अंदर रह गई है, ये थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, ये बढ़ जाता है हमारे पास क्या होता है, हमारे पास थ्रम्बस बन जाता है, थ्रम्बोसिस बन जाता है। फिर उसके बाद जो है ना एम्बोलिज्म स्टार्ट हो जाते हैं हमारे पास। तो फिर क्या होता है, एक इससे एक मसला जो है ना वो क्रिएट हो जाता है हमारे पास। जो क्लॉट बनी है ना वो आकर इधर हमारे पास जो है ना स्ट्रक हो जाती है, मतलब इधर जो है ना वो हमारे पास जो है ना इधर फिर ब्लड वेसल्स में नहीं जाती। एक छोटा सा मिसाल में दूँ, आम सा जनरल रूटीन का, हमारे पास जो है ना एक पाइप है हमारे पास। ठीक है, सो उस पाइप में जो है ना हमारे पास ये एक पाइप है, नाली नहीं होती, नाली, उसमें जो है ना एक चीज़ गई अंदर। ठीक है, एक चीज़ ली हमने, वो अंदर गई, इसके अंदर एक चीज़ गई। जब इसके अंदर चीज़ चली जाती है तो इधर जो है ना वो इधर इसी तरह हो जाता है। ठीक है, तो फिर इसमें जो है ना वो अंदर पानी वगैरह नहीं जा सकती, क्योंकि मसला हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इधर जो है ना जगह नहीं है जाने के लिए, वो अंदर जो है ना अटक गई है। ठीक है,
तो इसको ख़त्म करने के लिए ये हमारे पास थ्रोम्बोसिस एम्बोलिज्म वगैरह इधर हो जाती है ना। हमने एक मिसाल दी, हमारे पास क्या है, एक पाइप है जो नाली में लगी हुई होती है ना। मिसाल हम फॉर एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, वैसे ही आपको पसंद नहीं आएगा लेकिन आपके कंसेप्ट के लिए हम दे रहे हैं ना। इसमें एक चीज़ गई इधर जो है ना अटक गई, तो अब ज़ाहिरन बात है ना, इसमें जो है ना पानी सही से नहीं जाएगा क्योंकि इधर एक चीज़ अटकी हुई है और वो जो है ना उसकी फ़्लो को रोक रहा है। तो इसी तरह हमारे पास एम्बोलिज्म थ्रोम्बोसिस वगैरह बन जाती है ब्लड क्लॉटिंग की वजह से, फैक्टर्स की वजह से, जो हमारे पास 7 और 9, 10 का फैक्टर जो है ना इसकी वजह से जो क्लॉटिंग बन जाती है। सो उसी वजह से हमारे पास एम्बोलिज्म थ्रोम्बोसिस हो जाती है ना ब्लड वेसल्स में, इस तरह हमने बताया ना इधर। सो फिर वो जो है ना इधर ब्लड फ्लो जो है ना कम हो जाती है, तो फिर हाइपोक्सिया भी हो सकता है हमारे पास, ठीक है, और हाइपोक्सीमिया भी हो सकता है हमारे पास। इसके अलावा सडन डेथ भी हो सकता है हमारे पास, हार्ट का प्रॉब्लम भी आ सकता है, बहुत सी प्रॉब्लम आ सकती है ब्लड क्लॉटिंग की वजह से, बहुत ज़्यादा होने की वजह से, एम्बोलिज्म थ्रोम्बोसिस की वजह से, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस सब का तोड़ निकालने के लिए हम क्या देते हैं, एंटीकागुलेंट देते हैं। इसलिए हम एंटीकागुलेंट पढ़ते हैं। कागुलेशन फैक्टर्स को इनहिबिट करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटीकागुलेंट पढ़ते हैं। तो अब हम जो है ना कौन से दो रास्ते हैं हमारे पास, दो चीज़ें हैं और दो तरीके हैं हमारे पास जो इसको रोकेगा, इस एम्बोलिज्म थ्रोम्बोसिस कागुलेशन प्रोसेस को रोकेगा। उसमें फर्स्ट नंबर क्या आता है हमारे पास, उसमें जो है ना MOA। सो हमारे पास MOA मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बाय इनहिबिटिंग coagulation factors। ठीक है, एक तो ये हो गया, ये मैकेनिज्म के से हम जो है ना इस कागुलेशन को कम कर सकते हैं, ब्लड क्लॉटिंग को कम कर सकते हैं, क्या करके, बाय इनहिबिटिंग कागुलेशन फैक्टर। कागुलेशन मैकेनिज्म को जो है ना हम उसको क्या करते हैं, इनहिबिट करके कागुलेशन को ख़त्म कर सकते हैं। और दूसरा जो हमारे पास तरीका है वो है फैक्टर 10A। अब 10A के बारे में आपको तो पता होगा, आपने जो है ना पिछले सेमेस्टर्स में भी पढ़ा है, फिसी में पढ़ा है। हमारे पास एक 10 फैक्टर जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है वो एक्टिव में जाकर 10A बन जाता है, ठीक है। तो इसको हम एक्टिव फैक्टर 10 कहते हैं। इसको इनहिबिट करने से भी हमारे पास क्या होगा, इनहिबिट करने से भी हमारे पास जो है ना वो हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास बाय इनहिबिटिंग सिंथेसिस ऑफ कागुलेशन क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है, उससे भी हम कर सकते हैं। अब क्लासिफिकेशन के बारे में आते हैं, क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा से पढ़ते हैं हम, ठीक है। उसमें हमारे पास जो है ना क्या होता है क्लासिफिकेशन में, तो क्लासिफिकेशन में ठीक है, क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा आते हैं। उसमें हमारे पास एक ओरल है, दो रूट से, ओरल और पेरेंटल, ठीक है। ओरल जो है ना हमारे पास वो थोड़ा स्लो काम करता है, पेरेंटल जो है ना इमरजेंसी के लिए यूज़ होता है, वो वाला काम करते हैं, ठीक है। तो ओरल में हमारे पास जो है ना फिर क्लासिफाई हुआ है ड्रग्स वगैरह जिसको हम कागुलेशन का जो है ना वो इनहिबिट कर सकते हैं। उसमें फर्स्ट नंबर हमारे पास जो आता है उसमें होता है विटामिन के इनहिबिटर्स, विटामिन के इनहिबिटर्स, ठीक है। इसमें हमारे पास कौन सा वाला आता है विटामिन के में, इसमें हमारे पास वारफेरिन आता है। इसका एग्जांपल क्या है, वारफेरिन, ये सबसे इम्पोर्टेंट ड्रग है और ज़्यादातर जो है ना ये हमारे पास MCQs में आता है वारफेरिन। और दूसरा जो है ना डाईक्यूमेराल, ये दो हमारे पास विटामिन के इनहिबिटर्स है। इसके अलावा जो हमारे पास आता है फैक्टर 10A इनहिबिटर्स, ठीक है। उसमें कौन सी वाली आती है, उसका एग्जांपल क्या है, वो हमारे पास है, उसमें हमारे पास है रेवारोक्साबिन, रेवारोक्साबिन, और दूसरा है इसमें
एफिक्साबिन, एफिक्साबिन, ठीक है। और तीसरा जो हमारे पास इसमें जो है ना वो आता है, वो होता है हमारे पास डायरेक्ट थ्रोम्बिन, जो हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं, डायरेक्ट थ्रोम्बिन, ठीक है। इसमें क्या आता है, इसमें जो है ना हमारे पास आता है डाबेगाट्रेन, डाबेगाट्रेन, ठीक है। इसके अलावा जो रह जाता है वो हमारे पास पेरेंटल रूट्स है, जो हम ड्रग्स उसको यूज़ करते हैं पेरेंटल रूट्स पर। ये तो हमारे पास क्लासिफिकेशन ओरल में हो गया, और ये थोड़ा सा मैकेनिज़्म वगैरह आपको समझाने के लिए मैंने कर दिया, ठीक है। अब इसके और जो है ना हम पेरेंटल रूट्स पढ़ते हैं कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है और कौन कौन से ड्रग्स में काम करते हैं, ठीक है। सो पेरेंटल के बारे में हम पढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, पेरेंटल है, पेरेंटल रूट है, ठीक है। ओरल हमने पढ़ लिया। पेरेंटल में हमारे पास फर्स्ट नंबर आता है एंडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारे पास दोनों एक ही चीज़ है, जो ओरल में हमने पढ़ा थ्रोम्बिन, उसमें जो है ना डायरेक्ट था, इसमें इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन है। इसमें फर्स्ट नंबर जो है ना वो आता है LMW, ठीक है। इसका मतलब क्या है, लो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। इसमें क्या आता है, इसमें हमारे पास जो है ना दो चीज़ें आती है, इसमें दो चीज़ें आती है हमारे पास। एक का नाम होता है एनाक्सापेरिन और दूसरा डेल्टाइपेरिन, ठीक है। ये दो हमारे पास जो है ना LMV में आते हैं, जो कि इनडायरेक्टली काम करते हैं हमारे पास। इसमें दूसरा हमारे पास क्या आता है, इसमें क्या आता है, फंडाफिरेनाक्स आता है। तो इसका एग्जांपल क्या है फंडाफिरेनाक्स का, वो हमारे पास है एंड्राफिरेनाक्स फंडाफिरेनाक्स का एंडाफिरेनाक्स है हमारे पास। ये क्या है, इनडायरेक्टली हमारे पास जो है ना यूज़ हो जाते हैं पेरेंटल में। और इसमें जो है ना हमारे पास एक और है डायरेक्ट थ्रोम्बिन, ये तीसरा क्लास है इसमें। इसका एग्जांपल क्या है वो पढ़ते हैं। इसका हमारे पास एग्जांपल है हेरोडिन और दूसरा है लेफेड्रिन, ठीक है। ये हमारे पास थोड़ा सा मैकेनिज़्म था, और जो मैकेनिज़्म हमने एंटीकोगुलेंट के बारे में पढ़ा। तो इसके बाद जो है ना जो हमने इधर पढ़ा पेरेंटल का, जो जितने ड्रग्स पढ़े, दूसरे वीडियो के पार्ट में जो है हम इसको एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। हमारे वीडियो को जो है ना वो वॉच करें, पूरी तरह स्किप ना करें, और हमारे साथ रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।